नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में नागरिकों की शिकायतों पर लापरवाही सामने आई है। जब मेयर की कॉल तक नहीं उठाई गई, शिकायतों के बाद मेयर ने स्मार्ट सिटी कॉल सेंटर पर छापा मारा और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल, लाइटिंग और कूड़ा उठान, साथ ही सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा भी की है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। लखनऊ नगर निगम में आम लोगों जो शिकायतें आती हैं उन पर कार्रवाई न होने पर लगातार जो है एक्शन होगा। आज खुद जो है मेयर सुषमा खरकवाल को जब 9 मिनट तक फ़ोन किया इन्होंने कॉल सेंटर पर और इनका खुद का फ़ोन नहीं उठा। इसके बाद वो जो वहाँ कॉल सेंटर पहुँची और कॉल सेंटर पहुँचकर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सीधे जो एक्शन लिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं उन्हीं से जानूंगा कि क्या स्थिति है कॉल सेंटर की और कैसे लोग सुधरेंगे। मैंने कॉल सेंटर पे, क्योंकि कॉल सेंटर भी नगर निगम का है और इन लोगों की हरकतों से नगर निगम बदनाम होता है। कॉल सेंटर पे मैं भी फ़ोन कर रहे थे, अपर नगर आयुक्त ललित भी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन ना तो उठा और उठ भी गया तो एक जिस तरीके से, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है आप, पब्लिक के टैक्स से आपको तनख्वाह मिल रही है तो पब्लिक को सम्मान करना चाहिए। इतना बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि नमस्कार, मैं लखनऊ नगर निगम से बोल रहा हूँ, बताइए आपकी क्या समस्या है। तो मैंने तत्काल आदेश दिया कि इस पर कार्रवाई हो और इस तरीके से जो शिकायतें आ रही हैं उन पर तत्काल कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैंने खुद शुक्ला जी एक हैं, उनसे बात करी। लाइट जलने की शिकायत उन्होंने सोमवार को करी थी, जो आज शनिवार को समाधान हुआ। ये मैडम लगातार जो है नगर निगम क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है कि लोगों की शिकायतों की मॉनिटरिंग कैसे हो पाएगी? मैं कर रही हूँ और सुधरेगा, 100% सुधरेगा। जो काम नहीं करेंगे उनको बाहर का दरवाजा भी दिखा दिया जाएगा। क्यों लगातार पब्लिक शिकायत आपकी करती है, आपसे कर रही है सिस्टम, आपके पास लगातार दरवाजे खुले हैं, लोग यहाँ 12 बजे तक आते हैं, मिलते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलती हैं, शिकायतें आपको पता चलती रहती हैं। लेकिन जो लोग पैसा ले रहे हैं, आम जनता की टैक्स से पैसा तनख्वाह पा रहे हैं, वही लोग काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? मैंने अभी अपर नगर आयुक्त ललित जी को कहा है कि इस पे कार्रवाई हो और रोज एक समय ऐसा हो, एक तय कर दीजिए कि कितनी शिकायतें हैं, कितने पे काम हुआ, कितना आगे अगले दिन। एक दिन आज नहीं तो कल समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को लगना है, सभी अधिकारी इस पे लगेंगे और कल से अब इस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पब्लिक जो 1533 नंबर पर अपनी जो शिकायतें करेगी, उम्मीद है उसकी जो शिकायतें जल्दी निस्तारित हो। तो मेरा है कई शहर में टंकियां खराब पड़ी हैं जहां पे काम नहीं हो रहा है और जलकर विभाग जहां पाइपलाइन टूट जाती नहीं दुरुस्त कराता, तमाम लोग इसलिए शिकायतें ले गए हैं। क्या जलकर विभाग के खिलाफ कोई ऐसा जीएम से आप बात कर रहे हैं? नहीं, आज तो 2 टंकियां का ध्वस्तीकरण के लिए कार्य किया है। 1982 में बनी थी और 2008 से टंकियां बंद कर दी गई थी, काफ़ी जर्जर हालत पे है और लगातार तब से कार्रवाई हो रही थी कि इनको तोड़ा जाए, लेकिन आज उसका समाधान हो गया है। दोनों को तोड़ करके नए सिरे से बनाया जा रहा है। नगर निगम सफाई व्यवस्था में हमने परिवर्तन थोड़ा किया था, तो अब इसका क्या स्थिति है? नगर निगम सफाई व्यवस्था में थोड़ा नहीं परिवर्तन होगा और जो इनकी शर्तें हैं उसी अनुसार काम होगा। आम पब्लिक को इससे राहत मिलेगी कि इंदिरा नगर वगैरह लोग परेशान है, दोहरी व्यवस्था हो जाने से, खत्म हो जाने से अब उन्हें कूड़े निस्तारण में दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, देखिए, डोर टू डोर 80, 85, 90% तक पहुंच चुका है। पहले 400 गाड़ियां लखनऊ शहर में कूड़ा उठाते थे, आज 1250 गाड़ियां हो गई हैं। 400 गाड़ियां आपकी डीजल से चलती थी, आज सारी गाड़ियां ईवी हो गई हैं। तो एक तो प्रदूषण में भी समाप्त किया गया और अभी गाड़ियां और बढ़ाई जाएंगी धीरे धीरे करके। कम से कम 2000 गाड़ियों से कूड़ा उठना चाहिए। पहले आपका कूड़ा खुले में जाता था, अब कैप्सूल में जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। पहले कूड़े के वो क्या कहते हैं उनको, डंपर में मिट्टी पत्थर भर के वजन बढ़ाया जाता था। आज जब कैप्सूल में वो कूड़ा भरेगा तो जैसे उसमें पत्थर जाएगा तो वो बंद नहीं होगा, इसलिए आज कैप्सूल में कूड़ा जाएगा। थैंक यू। तो नगर महापौर सुषमा खरकवाल जी, जिनका सीधे से है कि जहाँ सफाई व्यवस्था हो, चाहे जल
जलापूर्ति व्यवस्था हो सुधरेगी और 1533 नंबर पे जो कॉल आती है और जो नहीं उठती है उस पर उनका एक्शन लेने का सीधे से मन बना लिया उन्होंने और उम्मीद है अफसर भी इस पर एक्शन लेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और जेपी नड्डा संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया और उसके बाद जेपी नड्डा ने महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है, साथ ही त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की है। वहीं दूसरी तरफ स्नान करने के बाद जेपी नड्डा बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी के साथ मिलकर उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 2027 का चुनाव केंद्र का नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसका नेतृत्व केवल सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी हैं। ये केंद्र का चुनाव नहीं है, 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। क्या कारण दिल्ली में नहीं चल पाया? शशि थरूर जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ पार्टी में, मेरा भूमिका क्या है? अरे उनकी आंतरिक मामला, उस पार्टी, मुझे क्या पता उनकी भूमिका क्या, उनके पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। वो जब अपनी पार्टी को ही वो नहीं कर, अरे भाई उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है, वो अपना पार्टी में चीजें समझ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भतीजा ना आया, चाचा को नहीं लाना है। देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे, तो मैं उनसे कहूंगा काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर और अवैध हथियार बरामद। एटा में नहाने जा रहे युवक को दबंगों ने गोली मार दी है, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में एडमिट। कौशाम्बी में ट्रक से टकरा गई श्रद्धालुओं से भरी कार, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। आजमगढ़ में पूर्व फौजी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट किया। गोरखपुर में होली से पहले फूड विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन समेत कई विभिन्न स्थानों पर छापा मारा। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार से किसान है परेशान, नवा बजट पेश होने के बाद भी नहीं हो पाया काम। प्रयागराज में कृषि मंत्री ने लगाई आस्था की डुबकी, साथ ही कृषि मंत्री ने महाकुंभ के आध्यात्मिक अनुभवी की प्राप्त की है, संगम में स्नान करने का अवसर मिला। पीलीभीत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और लैपटॉप बरामद। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक लुटेरे को गिरफ्तार किया, आरोपी के कब्जे से लाखों का सामान भी बरामद। बदायूं में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, घटना के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। कौशाम्बी सांसद ने क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आगरा में ताजव्यू गार्डन में पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, बाल विकास मंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में कई प्रकार के फूल, सब्जियों के स्टॉल लगाए गए। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के 2 अंचलों के निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और कर्मचारी संगठन आमने सामने हैं और मंत्री निजीकरण पर अड़े हुए हैं, जबकि कर्मचारी संगठन विरोध में संघर्ष का ऐलान कर चुके हैं। वहीं राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मंत्री पर उपभोक्ता और मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया है।
यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के लगातार जो है बातें चल रही हैं। खुद मंत्री ने विधानसभा में जो है बयान दे दिया कि जो है जो कंपनियां पहले आई थी निजीकरण के तौर पे वो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन हकीकत से विपरीत है। और फिर भी मंत्री जो है उतारू है कि इसको निजीकरण किया जाए, जबकि सीधे से कहा जा रहा है कि निजीकरण जो है पब्लिक के हित में नहीं है और कर्मचारियों के हित में नहीं है। मेरे साथ जो है राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी हैं, मैं उनसे जानूंगा कि मंत्री के बयान का क्या हकीकत है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी विधानसभा में बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 निजीकरण के प्रयोग हैं, टोरेंट पावर आगरा और नोएडा पावर कंपनी जो ग्रेटर नोएडा में है, उसका उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि निजीकरण जो है हम इसलिए कर रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली दी जाए। एक तो सबसे बड़ी आपत्ति हमारी है कि जब चुनाव आता है, जब चुनाव आया तो सभी प्रदेश के उपभोक्ताओं को आपने 24 घंटे बिजली दी, और जब चुनाव खत्म हो जाता है इसके बाद आप निजीकरण के भरोसे 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं। जबकि जो कंज्यूमर राइट रूल 2020 है उसकी धारा 10 कहती है कि सभी उपभोक्ताओं को, किसानों को छोड़ के और सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपको अनिवार्य रूप से देना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली तभी दे पाएंगे जब निजीकरण हो जाएगा। आप इसके मतलब कि उद्योगपतियों के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। हमने जो वोट दिया आपको, जो प्रदेश की जनता 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ताओं ने आपको वोट दिया, इसलिए वोट दिया कि आप बेहतर बिजली आपूर्ति देंगे, बेहतर बिजली सेवा देंगे, बेहतर हमारी बिजली दरें होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, सभी को एक साथ लेकर चलने वाली बिजली व्यवस्था होगी। लेकिन जिस प्रकार से माननीय ऊर्जा मंत्री कहे टोरेंट, अब आपको बताता हूँ, टोरेंट के मामले में 2020 में जब हमने पूरे मामले को उठाया तो उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा साहब ने जांच बैठा दी। उन्होंने कहा इसकी जांच होना चाहिए। एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी। 3 सदस्यीय कमेटी ने बताया कि जब टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ था तो पावर कारपोरेशन का जो उस समय बकाया था लगभग 2200 करोड़, वो वसूल कर पावर कारपोरेशन को उसको वापस करना था। टोरेंट ने 2200 करोड़ बकाया वसूल के आज तक वापस नहीं किया। उसमें हीला हवाली कर रहे हैं कि ये बकाया नहीं था, वो बकाया नहीं था। 2200 करोड़ रुपया जो कंपनी मार के बैठ गई है, आज तक वापस नहीं करी, रिपोर्ट में आ गया है, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। टोरेंट पावर के बाद इन्होंने नोएडा पावर कंपनी की बात की। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बताना देना चाहता हूँ कि अभी जब इसका एग्रीमेंट पूरा हो रहा था तो यही हमारी सरकार ने, उस समय हमको पता है हमारे अवनीश अवस्थी साहब ACS से, और उनके निर्देश पर एक नोटिस जारी की गई कि 3 महीने में इसको टेक ओवर करना है। वो नोएडा पावर कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा लगा दिया। आज भी वो मामला विचाराधीन है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार उसको टेक ओवर करने की बात करती है, एक तरफ विधानसभा में माननीय ऊर्जा मंत्री जी उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी कल ही PFC की रेटिंग आई। PFC ने अपने रेटिंग में कहा जो स्कोरिंग, नो डाउट की बिजली कंपनियों की हालत खराब है, C- में है, लेकिन जो उनकी स्कोर था वो बढ़ा है। जो 3 नंबर पे था 14 नंबर पे आ गया, जो 5.7 नंबर पे था वो 18 नंबर पे आ गया। इसका मतलब उनका स्कोरिंग बढ़ रहा है, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उनका AT&C लॉस कम हो रहा है। तो अगर सभी पैरामीटर में सुधार हो रहा है तो इन बिजली कंपनियों को आप निजीकरण की दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? तो माननीय ऊर्जा मंत्री को सब समझना चाहिए, आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ ऊर्जा मंत्री लगातार बात, लेकिन ना मीडिया से रूबरू हो पाते हैं और ना अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, ना आप देखो बिजली विभाग के जो है कर्मचारी नेताओं से अपनी बात रखते हैं। इस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात करी। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग का मिला निजीकरण के मामले पर, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई मसौदा नहीं, अभी इस पर बात करना ठीक नहीं। और जब उनको कम मसौदा मिल गया और विधानसभा में, अरे भाई सबसे पहले आपको उपभोक्ताओं को, कार्मिकों को, सबको बुला के बात करना चाहिए कि निजीकरण से क्या, हम तो उनको कई बार चैलेंज कर चुके हैं, भाई निजीकरण से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मैं आपको डिबेट का चैलेंज करता हूं, खुलेआम आप प्रदेश के, देश के मीडिया, बुद्धिजीवी, सबको एक ओपन मंच पे बिजली विभाग के फील्ड हॉस्टल में ही एक आप वो लगा लो, और आइए मैं आधे घंटे में आपको सिद्ध कर दूंगा कि बिजली निजीकरण से केवल उद्योगपतियों का फायदा होता है, ना इससे बेरोजगारों का फायदा होगा, ना इससे किसानों का फायदा होगा, ना इससे प्रदेश का फायदा होगा। माननीय ऊर्जा मंत्री ने निजीकरण का यहाँ उदाहरण दिया, यहाँ हमने आपको बता दिया कि क्या हाल है। उड़ीसा में इनको नहीं पता है। उड़ीसा में जिस निजीकरण का उदाहरण दे रही थी पावर कारपोरेशन, जब हमने ये आंकड़ा जारी कर दिया कि भाई वहाँ तो 1 किलोवाट का कनेक्शन 4000 रुपये में मिलता है, यहाँ 1300 में मिलता है, तो उससे भाग गए। अब महाराष्ट्र पहुँच गए। जब हमने महाराष्ट्र का खुलासा कर दिया कि भाई यहाँ घरेलू की जो बिजली दर अधिकतम है 6.5 रुपया, वहाँ 15 रुपये 71 पैसा है, तो वहाँ से भाग गए। अब कहाँ आ गए कि साहब उत्तर प्रदेश में जो दोनों निजीकरण है। एक बहुत बड़ा सवाल माननीय ऊर्जा मंत्री ने और कहा था विधानसभा में, उन्होंने कहा कि जो नोएडा पावर कंपनी है उसकी बिजली दर 10% कम है। आज मैं ऊर्जा मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो ऊर्जा मंत्री की देन नहीं है, न सरकार की देन है। पहले नोएडा पावर कंपनी ने 8% ज़्यादा रेगुलेटरी सरचार्ज वसूला था। जब पूरे प्रदेश में 3.71% लोग रेगुलेटरी सरचार्ज दे रहे थे, तो नोएडा पावर कंपनी 8%
रेगुलेटरी सरचार्ज वसूला, यानी कि 8% बिजली दर सबसे ज़्यादा प्रदेश के सभी कंपनियों से ज़्यादा वसूली कर रहा था। जब बिजली दर की सुनवाई हुई तो मैंने उसका खुलासा किया, उसके आंकड़े जारी किए। आंकड़े जारी करने के बाद यहाँ तक मैंने कहा कि वो अपने जो उसने अपना एमडी रखा था उसको 55 लाख रुपए तनख्वाह देता था महीने में। जब पूरा खुलासा हुआ तुम विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह साहब ने पूरे मामले की छानबीन करने के बाद उपभोक्ता परिषद की लड़ाई के बाद 10% रिबेट इसलिए लागू की गई, जो उसने ज्यादा वसूली कर लिया है वो उपभोक्ताओं को बराबर मिल जाए। उसके लिए तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी उसको समझते नहीं, केवल उसको लेकर कि 10% वहां 10% कैसे कम है, आप टैरिफ ऑर्डर पढ़ लो ना, किसने कम कराया वो पढ़ लो ना। जब वो 8% ज्यादा वसूल रहा था तब आपने उसका उदाहरण नहीं दिया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली दर क्यों वसूल रहा है, 4-5 साल तक ज्यादा वसूला। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी एक तरफा बात करते हैं, जैसे आपने कहा न वो कर्मचारी से बात करेंगे न उपभोक्ता से बात करेंगे। अगर किसी उद्योगपति का मामला लेकर उनके सामने जाइए कि साहब ये गलत हो रहा तो उस पर बात नहीं करेंगे। मुझे याद है कि जब अडानी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर जब अधिक रेट पे आया, बाद में वो कैंसिल हो गया था हम लोगों की लड़ाई के बाद, जब हमने माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने बात रखी, माननीय ऊर्जा मंत्री उस पर बात करने को तैयार नहीं हुए। जब विदेशी कोयले का बात आया उत्तर प्रदेश में तब बात करने को तैयार नहीं हुए। वो तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में इजाफा नहीं हुआ, विदेशी कोयला उत्तर प्रदेश में नहीं आया, स्मार्ट प्रीपेड मीटर महंगा जो अडानी वाला वो नहीं आया। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री तो ऐसी बातें करते हैं जैसे उनको ऊर्जा विभाग से कोई मतलब नहीं। विधानसभा में अगर जाके आप सुधार की बात करते हैं तो फिर पब्लिक के बीच में आके बात करिए ना, इंजीनियरों के बीच में आके बात करिए ना, कार्मिकों के बीच में आके बात करिए ना। प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री एक तरफा चल रहे हैं, एक तरफा से ऊर्जा सेक्टर का सुधार नहीं हो सकता। देखिए इसे अवधेश वर्मा जी, तो अवधेश वर्मा जी का सीधा कहना है ऊर्जा मंत्री को जो भी करना है वो कर्मचारी नेताओं से बात करें, यूनियनों से बात करें और संगठन साथ साथ जो मीडिया से और श्रमिक संगठनों से बात करें, तब उनको पता चले हकीकत क्या है कि अचानक सिर्फ निजीकरण का राग अलापने से कुछ नहीं होगा। जो होगा तभी हो पाएगा कि जब जो है सारे संगठन देख जो और फायदे नुकसान की पहले बात हो जाए, फिर उसके बाद पता चले निजीकरण क्या है। लेकिन स्थिति क्या है कि जो उपभोक्ता परिषद लगातार जागरूक है और वो उपभोक्ताओं पर लोड नहीं पड़ने दे रही, और सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में सबसे आगे हैं और उन्होंने किसी तरह का जो है लोड उपभोक्ताओं नहीं डाला। हर बार उन्होंने सहूलियत दी और इस बार भी उन्होंने बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए। कहना रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV।